आर्टिकल आज का ये है कि वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट। डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या होता है? जैसे जहाँ पे अगर डेजर्ट लैंड डिग्रेड होने लग जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ की लैंड ख़राब हो जाती है, उपजाऊपन उसका कम हो जाता है, फर्टिलिटी ख़त्म होने लगती है, तो वो डेजर्टिफिकेशन होना वहाँ पे शुरू हो जाता है। ड्रॉट उससे पहले आता है। तो बेसिकली ये क्यों न्यूज़ में है और जून 17 ही क्यों मनाया जाता है ऐसे वर्ल्ड डे फॉर कोल्ड कॉम्बैट, वर्ल्ड डे टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन के लिए? क्योंकि इसी दिन जो है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली रिजोल्यूशन जो है 1995 के दिन पास हुआ था, 1995 के ईयर के दिन। और उस दिन ये ड्राफ्ट बना था, उसके बाद से ये फॉलो होने लग गया है। तो डेजर्टिफिकेशन एक्चुअली में होता क्या है? तो एरिड, सेमी एरिड, ड्राई, सब ह्यूमिड एरियाज जितने होते हैं, जितने भी लैंड ये इसमें अंदर आते हैं, उन सब का डिग्रेडेशन रोकने के लिए ये जो मुहिम है वो चलाई गई है। क्योंकि उनका डिग्रेडेशन जब तक रोका नहीं जाएगा तब तक वो डेजर्टिफिकेशन से बचाए नहीं जाएंगे। एक बार वो डिग्रेडेट होना शुरू हो जाते हैं तभी फिर डेजर्टिफिकेशन उसमें आ जाता है। तो ये प्राइमरीली होता क्यों है, इसके क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण है ड्राई लैंड इकोसिस्टम। कहीं पे भी अगर ज़्यादा उसको वहाँ उस भूमि को पानी नहीं मिल रहा है या फिर पानी रुक नहीं रहा है वहाँ पे, जैसे पहाड़ों पर रुक नहीं पाता है, वो पार हो जाता है वैसे ही, तो वो सब जगह पे जो है कि ड्राई लैंड इकोसिस्टम बन जाता है। और वहाँ पे उतने ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक वहाँ पे जीव नहीं होते, जिस वजह से वो जो लैंड है वो सरवाइव कर पाता है। वहाँ पे कोई फिर वो वनस्पति उग नहीं पाती, उस वजह से वो लैंड जो है वो सरवाइव नहीं कर पाता है। और वो वहाँ से मिट्टी जो है वो लैंडस्लाइड, फिर सॉइल इरोजन, ये सब होकर वो लैंड बिल्कुल ड्राई हो जाता है। दूसरा, पॉवर्टी। पॉवर्टी इन द सेंस कि वहाँ पे अगर मान लीजिए किसान के पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि वो कुछ डेवलप कर पाए, उसको वहाँ का मिट्टी को रोक पाए, या फिर कुछ ऐसा उपाय कर पाए, वो स्टेट भी वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं कर पा रही है, तो जिस वजह से वहाँ का जो लैंड है वो बचता नहीं है। और वहाँ के जितने पेड़ हैं उसको भी काट काट कर लोग जो है, क्योंकि वो पुअर हैं, तो वहाँ के पेड़ भी जो है वो काट काट कर हो सकता है वो बेच देंगे, तो जिस वजह से वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होती है। फॉर एग्जांपल आपका अफ्रीका में बहुत जगह पे ऐसा हो रहा था, फिलहाल अभी वहाँ पे बचाने की मुहिम चली हुई है, वहाँ पे भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शनिस्ट एक्ट वो सब कुछ चालू है। नेक्स्ट, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, डिफॉरेस्टेशन, ओवरग्रेजिंग, मतलब अगर ज़्यादा मवेशी लोग चराते हैं तो उसको ओवरग्रेजिंग कहते हैं। और बैड इरिगेशन प्रैक्टिसेस कैन आल्सो अंडरमाइन द प्रोडक्टिविटी ऑफ लैंड। बैड इरिगेशन इरिगेशन प्रैक्टिसेस मतलब जैसे जो कैनाल से जो अगर आता है पानी, अगर ज़्यादा सैल्ट वो खारा ज़्यादा हुआ, सैल्टी ज़्यादा हुआ वो, तो जिस वजह से मिट्टी के ऊपर एक लेयर जैसी, सफ़ेद लेयर जैसी बन जाती है हल्का, और वो सैलिनिटी की वजह से वहाँ का जो फर्टिलिटी है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो यूएनसीसीडी ये क्या है एक्चुअली? यूएनसीसीडी जो है इसी का आपका शॉर्ट फॉर्म में नाम है आपका यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म है यूएनसीसीडी कहते हैं हम लोग इसको। इस्टेब्लिश किया था 1994 में। और सोल लीगली बाइंडिंग है ये, एक्चुअली इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, मतलब इसको करना अनिवार्य है जो भी इसके सिग्नेटरी हैं। और ये सिंगल ऐसा एक रिकमेंडेशन है जो कि रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 से निकला है, मतलब उनका ऐसा रिकमेंडेशन था उस वाले कॉन्फ्रेंस में, जिस वजह से ये चीज़ लागू हुआ है। इसको पब्लिसाइज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता चले, उस वजह से 2006 पूरा साल को ही उन्होंने डिक्लेयर किया था इंटरनेशनल ईयर फॉर डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। इस साल का जो थीम है वो क्या है? इस साल का थीम है फूड, फीड एंड फाइबर। नेक्स्ट, ड्राई सब ह्यूमिड एरिया जितने भी हैं उन सबको ड्राई लैंड कहा जाता है, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा दयनीय स्थिति में है, सबसे ज़्यादा मोस्ट वर्नरेबल इकोसिस्टम वो है। इनका एम क्या है? इनका एम यही है, इट्स 197 पार्टीज एम, ये कि किसी भी तरीके से हम जो भूमि है उसको हम उपजाऊ मेंटेन करके रखे से और रख सके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इस चीज़ को हम कंट्रीब्यूट कर सके, ताकि हम अपने नेक्स्ट जनरेशन को जो लैंड है वो पूरा बिल्कुल ही डिग्रेड करके डेजर्ट बनाकर ना दे, उनको प्रॉपर सस्टेन करके हम मेंटेन कर पाएँ। एंड गोल क्या है? एंड गोल यही है बेसिकली कि कंटिन्यू करते रहें हम फूड, वाटर और एनर्जी का सप्लाई को, क्योंकि अगर लैंड का डिग्रेडेशन अगर होता रहा तो वहाँ पे क्रॉप्स नहीं उगेंगे तो फिर खाना पानी ये सब का प्रॉब्लम हो सकता है।
क्योंकि ज़्यादा अगर किसी जगह पे वेजिटेशन होता है तभी तो वहाँ पे बारिश भी होती है। अगर वहाँ पे अगर ज़्यादा वेजिटेशन नहीं है तो बारिश भी वहाँ पे बहुत कम होती है, ऐसा पाया गया। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है इनकी नोडल मिनिस्ट्री है इस कन्वेंशन के लिए। कंसर्न्स क्या है इंडिया के लिए? बेसिकली कंसर्न्स यही है कि इंडिया में भी डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट कर रहा है। फिलहाल नहीं, बहुत दिन पहले से ही, लेकिन आजकल थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज डिग्रेडेड लैंड लाइज जस्ट इन 9 स्टेट्स। सिर्फ 9 जो स्टेट है उसमें 80% से ज़्यादा जो है डिग्रेडेड लैंड पाया जाता है। जैसे वो क्या क्या है? राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू कश्मीर, कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे जो आपके माइंस हैं बहुत सारे, और फिर आपके कोल कोल माइंस हैं, और भी बहुत सारे माइंस हैं। वहाँ पे जो है वो मतलब ऐसा खनन, भूमि खनन और ये इन सब वजहों से वहाँ पे जो है कि थोड़ा सा ज़्यादा वहाँ पे लैंड डिग्रेड होते जा रहा है। मतलब मैन मेड वजह से ही वहाँ पे डिग्रेड है, ऐसा कुछ नहीं। प्लेट्यू एरिया में यहाँ पे हरियाली बहुत ज़्यादा है, तो इनको मेंटेन किया जा सकता है अगर भारत सरकार चाहे तो। सेकंड, जम्मू कश्मीर में आपको पता है कि वो लद्दाख, स्पीति जो कोल्ड डेजर्ट एरिया है उधर साइड में थोड़ा सा ज़्यादा लैंड डिग्रेडेड है और वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा है। राजस्थान आपको पता ही है, वो राजस्थान में तो बिल्कुल मरुस्थली है। और उससे लगा जो मध्य प्रदेश है, तो मध्य प्रदेश में भी जो है कि काफ़ी ज़्यादा सॉइल इरोजन और लैंड डिग्रेड काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। नेक्स्ट देखते हैं कि जैसलमेर, 3 जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे हाईएस्ट जिसमें सबसे ज़्यादा लैंड डिग्रेडेशन है, कौन कौन है? जैसलमेर राजस्थान में, जिसमें 92.96% था 2011 से 13 के बीच में। फिलहाल 98.13% है 2000, मतलब 2003 से 2005 के टाइम पे। लाहौल स्पीति हिमाचल प्रदेश, जिसमें 80.54% था 2011 से लेकर 13 के बीच में, और 80.57% 2003 से लेकर 2005 के बीच में। कारगिल जम्मू एंड कश्मीर में 78.23% 2011 से लेकर 13 के बीच में, 78.22% 2003 से लेकर 2005 के बीच में। मेन रीजंस क्या है डेजर्टिफिकेशन का? सॉइल इरोजन, जैसा हमने पहले ही डिस्कस करा। सॉइल इरोजन, विंड इरोजन, जैसे हवा के साथ भी बहुत सारा ऐसा इरोजन हो जाता है, वहाँ से डस्ट उड़ के जैसे आपने डस्ट डस्ट स्टॉर्म और ये सब सुना होगा, तो इस वजह से भी डिग्रेड होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो मिट्टी पकड़ा हुआ नहीं है ना, कोई उसको रूट नहीं है वहाँ पर जो उसको पकड़ पाए किसी भी प्लांट या ट्री को। तो वहाँ से वो मिट्टी जो है वो हवा पानी इस तरीके से वो उड़ा के लेके जाती है। मैन मेड सेटलमेंट, जैसे कि अरावली हिल्स में गुड़गांव साइड में अभी देखिए मैन मेड सेटलमेंट, और वो लीज पे जो दिया गया क्रेशर मशीन्स, माइनिंग और जो हो रहा है, जिस वजह से काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है अरावलीज में, दिल्ली एनसीआर टाइप्स तरफ में। फिर वेजिटेशन डिग्रेडेशन काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे, अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, कंटिन्यूअस एग्रीकल्चर हो रहा है, उस वजह से भी भूमि उपजाऊ कम हो जाती है। सैलिनिटी जैसा हमने डिस्कस करा, और कुछ और इसके अलावा भी कुछ, जैसे कि बहुत ज़्यादा कचरा अगर किसी जगह पे फेंक रहा है अगर कोई लोग, तो बहुत ज़्यादा अंबार बन गया वहाँ पे कचरा का, तो वहाँ पे भी इतनी ज़्यादा गैसेस और लिक्विड गैसेस जो लिक्विड वेस्ट मटेरियल जो है बहुत सारा, वो नीचे नीचे में वो आ जाता है उस वाले भूमि के नीचे। और वहाँ ऐसा देखा गया है कि फिर वो थोड़ा मतलब काफ़ी दिन तक वो अनउपजाऊ रह जाती है वो मिट्टी, अगर उसको थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा उसके लिए कुछ किया नहीं गया। मेंस के लिए क्वेश्चन आप एक बार इसको लिख सकते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस भी करा है ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन लैंड डिग्रेडेशन एंड डेजर्टिफिकेशन, और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। डेजर्टिफिकेशन ऑफ इकोलॉजी अगर हो जाता है तो उससे हमारा इन्वायरमेंट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में। नेक्स्ट है कि फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर जो है, आपने कुछ दिन पहले पढ़ा भी होगा। एक्चुअली ये न्यूज़ में तो बहुत दिन से है, लेकिन बीच बीच में ये आते रहता है, क्योंकि देखिए ये इम्पॉर्टेंट भी इसलिए है बिकॉज बोस और आइंस्टीन कंडेंसेट इसको कहते हैं, बीईसी। बोस जो है वो हमारे इंडियन मैथमेटिशियन थे, और आइंस्टीन तो आपको पता ही है, तो उनके ही नाम पर ये बना है, तो जिस वजह से इंडिया
इंडियन सिटीजन का इसमें नाम है, जिस वजह से ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है, इस वजह से न्यूज़ में है क्योंकि देखिए, बीईसी जो ये जो कंडेंसेट है, ये एक्चुअली फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, इसको बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये हमेशा पाया जाता है आपके हमारे इन्वायरमेंट में। बनाया जाता है इसको कैसे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे उसको। तो अभी ये पहले भी बनाया जाता था, 1995 में सबसे पहली बार बनाया गया था, लेकिन अभी फ़िलहाल इसको कोल्ड द कोल्ड एटम लैबोरेटरी, जो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में है, वहाँ पे इसको बनाया गया है, जो कि 1 सेकंड से ज़्यादा टाइम तक वो सर्वाइव कर पाया वो मैटर। अभी इससे पहले जो है कि जब अर्थ पे बनाया गया था, बहुत बार ऐसा कोशिश किया गया था उसको बनाने का, तो चूँकि हमारा जो ग्रेविटी है हमारे इसमें अर्थ में, तो उस वजह से वो जैसे ही बनता था, उसके जस्ट बाद मतलब वो उसको वो क्रिपल कर जाता था, वो मतलब वो खराब हो जाता था, फिर उसका फिर नॉर्मल वो अपने उस वाले स्टेज में आना शुरू हो जाता था। तो 1 सेकंड के लिए भी वो मतलब यहाँ पे स्थिर नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से उसको कोल्ड लेबोरेटरी स्टेशन, जो स्पेस में जो हमारा स्टेशन है, इंटरनेशनल स्टेशन जो है, वहाँ पे उसे उसको बनाने का कोशिश किया गया, और वो 1 सेकंड से ज़्यादा देर तक वहाँ पे वो सर्वाइव कर पाया। इस वजह से ये जो है न्यूज़ में। तो हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं, बेसिक से शुरू करते हैं। मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है? मैटर वो होता है, इसका आपने बचपन से सुना होगा, एवरीथिंग दैट टेक अप स्पेस एंड हैज़ मास इज नोन एज मैटर। पूरा यूनिवर्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ मैटर से ही बना है। जो भी चीज़ आपके सामने दिख रहा है, हर एक चीज़ को मैटर बोलते हैं। कोई एक स्पेसिफिक नहीं है कि ये आयरन है तो ये मैटर नहीं है, या ये वुड है तो ये मैटर नहीं है, ऐसा नहीं। मैटर सब कुछ जो है, जितना भी कुछ है, सब मैटर से बना है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एटम। जितने भी मैटर है वो सब एटम से बनते हैं, और एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है। एटम कैन बी डिवाइडेड, कैन टुगेदर फॉर्म मॉलिक्यूल्स। 3 4 5 एटम मिलकर आपके एक मॉलिक्यूल बनाते हैं, और वो मॉलिक्यूल से बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलके आपका जो है अल्टीमेटली मैटर बनता है। ठीक है। मैटर, सबसे छोटा एटम, एटम 3 4 5 मिलकर मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से मैटर। ठीक है। अब ये बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल जो हैं, वो अगर एक साथ अगर वो जुड़ कर रहते हैं, तो किसी भी उनके आपस के जो एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से जुड़ कर अगर रखते हैं, तो वो आगे चल के केमिकल रिएक्शंस, केमिकल एनर्जी ये प्रोड्यूस करते हैं। अभी तक हम जानते थे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। ठीक है। और प्लाज्मा, फोर्थ जो था हमारा स्टेज, वो प्लाज्मा था। फिफ्थ वाला जो अभी नया मैटर जो बना है, वो क्या है? वो है बोस एंस्टीन कंडेंसेट्स। बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट जो है, सत्येंद्र नाथ बोस और एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे इसको रखा गया है। ये एक्चुअली है क्या? एक्सोटिक मटेरियल है, जो कि सिर्फ और सिर्फ उसी समय एग्जिस्ट करता है जब जो टेम्परेचर है वो नियर एब्सोल्यूट जीरो हो। ठीक है। उसको बनाते कैसे हैं? एक्चुअली देखिए, सबसे पहले क्या होता है, किसी भी हम लोग एक स्पेशल मैटर से ही ये बन सकता है, मतलब सारे मैटर से ये नहीं बन सकता है। और सुपर एटम बनाते हैं हम टोटल, ये जो भी रेसिपी है इसका बनाने का, वो सुपर एटम है। तो आप देखिए, जब शुरुआत जब होती है, जब हमारा नॉर्मल टेम्परेचर होता है या फिर थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उस टाइम पे हमारा इस तरीके का सब्सटेंस, एटम जो है वो बिहेव करता है पूरे मैटर के अंदर में, जो कि स्कैटर्ड किसी भी हेवे, किसी भी जगह पे वो जाते रहता है। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हर एक एटम के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपको पता है। पोटेंशियल एनर्जी जो खुद के, जैसे अगर आप हाथ हाथ अगर खुद से अपने चलाते हो, आप अपने बॉडी के एनर्जी की वजह से चला रहे हो हाथ, तो वो आपका पोटेंशियल एनर्जी है। और आप दौड़ दौड़ के आ रहे हो और रुकना चाह रहे हो, तो जो पैर से तो आप अपना एनर्जी लगाकर दौड़ तो रहे थे, लेकिन फिर भी आपके बॉडी के वेट से आप थोड़ा सा, और ग्रेविटी की वजह से थोड़ा सा और रुकने में आपको दिक्कत होता है, थोड़ा सा आप और आगे तक धक्का पा जाते हो। तो वो जो एक एडेड जो एनर्जी आ जाता है ना, उसको बोलते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो जब भी एटम जो है वो आपस में मैटर के अंदर में वो हिलते डुलते रहते हैं और काफ़ी फास्ट घूमता भी रहते हैं, तो फिर ये जो, तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी की वजह से तो वो हिलते डुलते रहते हैं अपना। लेकिन अब पोटेंशियल एनर्जी है, हिल रहा है कोई, उसमें थोड़ा मास है, तो काइनेटिक एनर्जी तो आएगा ही, जिस वजह से वो जो है कि काफ़ी इधर उधर स्कैटर्ड मतलब तरीके से, जैसा कि आप
फर्स्ट वाले पिक्चर में देख पा रहे हो, वो इस तरीके से वो काफ़ी ज़्यादा घूमता रहता है। तो ये इसमें नीचे हम लोग बोस आइंस्टाइन में देखो, ये पहला वाला जो था हाई टेम्परेचर में इस तरह का कंडीशन है। उसको फिर हम लोग लो करते हैं टेम्परेचर। कैसे करते हैं लो टेम्परेचर को? हम लोग मैग्नेटिक जो है वो स्पेयर्स बनाते हैं बहुत सारा, 3, 4, 5 इस तरीके से, और इस बीच से ना यहाँ पे लेज़र पास करते हैं, और यहाँ पे जो है हमारा वो एटम रहता है, जिसको हम लोग को एक्सपेरिमेंट करना है, या फिर जिसको हम लोग को वो नया वाला जो स्टेट है, फिफ्थ स्टेट वाला मैटर जो है उसको बनाना है। तो जब ये लेज़र जो यहाँ से जो बीम पार होता है वहाँ से, तो ये जब लेज़र पार होता है तो यहाँ पे धीरे-धीरे टेम्परेचर कूल होने लगता है। क्यों कूल होने लगता है? क्योंकि जैसे लेज़र से जब वहाँ से पार होता है ना, वो जो ख़ास तरह का एटम, जो कुछ मटेरियल्स होते हैं, तो उनके उसके अंदर लाइट जो है वो स्लो पास करने लग जाती है, और उसके चारों तरफ से हम लोग मैग्नेट लगा कर रखते हैं, ताकि वहाँ उसके अंदर का जो अट्रैक्शन पावर है वो बना रहे। तो जैसे ही स्लो पार होने लगता है, तो ये धीरे धीरे जो ये जो बहुत स्पीड में जो इधर उधर पार्टिकल्स जो इधर उधर घूम रहे थे जिगजैग हेवे में, तो वो धीरे धीरे ऐसे यूं सॉफ्ट होने लग जाते हैं, और उनका जो मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल ख़त्म होने लग जाता है, सिर्फ पोटेंशियल बचता है ये। और उसको फिर हम लोग और थोड़ा-सा लो करते हैं, टेम्परेचर लो करते हैं, और इसी तरीके से जैसे-जैसे लेज़र जो है वो लाइट पार होती जाती है, टेम्परेचर लो करते हैं, साइड से मैग्नेटिक एनर्जी हमें लगता रहता है। तो वो एक टाइम आता है कि जितने भी ये जो पहले इतने सारे एटम मिलके इधर-उधर जो भाग रहे थे और स्कैटर्ड था, वो सारे एटम आपस में कोलैप्स कर जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, और एक ही ये रेखा में यहाँ से यहाँ तक, या फिर जिधर से भी जिधर वो लोग को मतलब रेज़ मिल रहा है, उनको पैसेज मिल रहा है, वहाँ से जाएँगे, वो एक ही रेखा में जाएँगे। तो ऐसा लगता है कि वो हम लोग एक ही वो एटम है, वो कोई बहुत सारा एटम नहीं है, वो एक ही एटम है। इस वाले एटम, एक एटम को बोलते हैं हम लोग सुपर एटम। सो अब इसको स्पेस पे क्यों बनाया जाता है, ये हमने अभी डिस्कस किया ही था, क्योंकि यहाँ पे ग्रेविटी का प्रॉब्लम रहता है। 1995 के बाद बहुत बड़े से बनाने का कोशिश किया गया था, लेकिन वो कोलैप्स कर जाता है ग्रेविटी की वजह से। थोड़ा बहुत कुछ कुछ प्रॉब्लम आ जाता है ग्रेविटी की वजह से, 1 सेकंड से भी ज़्यादा, मतलब 1 सेकंड पहुँचने तक भी वो उस तरीके का बिहेव नहीं कर पाता, और वो तुरंत वैसा नॉर्मल स्टेज पे आ जाता है। मतलब जो उसका जो हमने जो देखा कि एक रेखा जो बन रही थी, वो उतना एक एक सेकंड तक भी नहीं सर्वाइव कर पा रही थी, लेकिन जब वहाँ पे स्पेस स्टेशन पे हमने वो किया इसको एक्सपेरिमेंट, तो वो 1 सेकंड से ज़्यादा तक एक सुपर एटम तक वो बिहेव कर पा रहा था, जो भी जिसके ऊपर वो हमने वो एक्सपेरिमेंट करा था। नेक्स्ट जो है कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है बीईसी का? सिग्निफिकेंस इसका ये है बीईसी का कि इससे हम लोग स्टडी कर सकते हैं पार्टिकल वेव पैराडॉक्स। मतलब ये पार्टिकल जो किसी भी कोई भी पार्टिकल है, उसके अंदर लाइट किस तरीके से, या फिर उसके अंदर जो वेव्स जो जो मॉलिक्यूल्स है और एटम्स जो है वो किस तरीके से मूव करते हैं, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी स्लो हो जाता है ना, उस वाले पोजीशन में काफ़ी स्लो हो जाते हैं वो लोग। तो जिस वजह से उसको काफ़ी अच्छा से स्टडी कर पाते हैं। मतलब जैसे कि उनको कोई नशा टाइप से हो गया है, उस टाइप से वो बिल्कुल जितना भी वो एक पैसेज जो है वो फॉलो करते हैं काफ़ी स्लो और मध्यम वे में, और एक ही साथ वो जाके फॉलो करते हैं, जिस वजह से उनको स्टडी करना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। क्वांटम मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे आप कह सकते हो कि क्वांटम मैकेनिक्स को माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम लोग देखते हैं, समझते हैं। बीईसी का एक और प्रॉपर्टी क्या है कि वो सुपर फ्लूइड की तरह बिहेव करता है। सुपर फ्लूइड क्या होता है? वो फ्लूइड जिसमें जो कि बिल्कुल फ्रिक्शनलेस वो मूव करे, उसको कहते हैं सुपर फ्लूइड। तो वो उसकी तरह बिहेव करता है, तो उसकी सुपर फ्लूइड का भी मतलब हम उसमें प्रॉपर्टीज़ को है कि स्टडी कर सकते हैं। मतलब 3, 4, 5 तरीके का वहाँ पे वो हमें फ़ायदा देता है, अगर उसकी स्टडी प्रॉपर वे से की जाए। बीईसी का एक और क्या फ़ायदा है? उसका ये है कि स्टिम्युलेटेड कंडीशन में वो हमें ये भी ज्ञान दे सकता है कि ब्लैक होल जो है एक्चुअली, क्योंकि ब्लैक होल में भी कहते हैं कि काफ़ी एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट टेम्परेचर से भी कम टेम्परेचर वहाँ पे है, और वहाँ पे भी जाके जो है वो लाइट वेव्स जो है मतलब बिल्कुल अजीब तरीके से बिहेव करती है, और वहाँ से लाइट जो है कि वो वापस रिफ्लेक्ट होके भी नहीं आ पाती है। तो ब्लैक होल का में कैसे किस तरीके से वहाँ पे क्या हो सकता होगा, तो वो उससे भी जो है एलिगेशन हम यहाँ पे लगा सकते हैं इसके स्टडी के थ्रू बीईसी के। अब हम लोग देखते हैं कि वो जो लैबोरेटरी है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट हुआ है, उस उसका क्या मतलब है, क्या क्या मायने हैं? CAL कोल्ड एटम लैबोरेटरी।
ये जो है वो अल्ट्रा कोल्ड क्वांटम गैस है, और ऐसा कहा जाता है कि माइक्रो ग्रेविटी में स्टडी करने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे इसको जो बनाया गया है वो पूरे यूनिवर्स में सबसे ठंडा जगह है, और इससे ज़्यादा ठंडा जगह कहीं पे और है नहीं। नेक्स्ट आप ये देखिए कि सबसे पहले अर्थ के ऊपर किसने इस चीज़ को अचीव किया था, मतलब अचीव ये देखा गया था कि कौन ये करके दिखा पाया था सबसे पहले ये चीज़ को, मतलब बोस आइंस्टीन तो थ्योरी देकर चले गए थे, लेकिन उसके बाद इसको अचीव किया था, तो उसके लिए नोबेल प्राइज़ मिला था 2001 में, और 3 लोगों को एक साथ मिला था, और उनका नाम है एरिक ए कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटलिल और कार्ल ई वाइमन। तो इनके नाम आपको इम्पोर्टेंट याद रखने हैं, क्योंकि अभी जब ये फिर से चर्चा में आया है तो क्या पता, हो सकता है ये पूछ ले कि 2001 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज़ किसको मिला था। एरिक, वोल्फगैंग और कार्ली, ये 3 याद रखना आपको, एरिक, वोल्फगैंग, कार्ली। थोड़ा-सा नोबेल प्राइज़ के बारे में हम याद कर लें कि नोबेल प्राइज़ जो है वो हर साल मिलता है, किसको किस क्षेत्र में? आपकी फिज़िक्स में जो है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस जो है वो प्रोवाइड करवाता है। किस लिए? फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स के रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा सप्लाइंग वॉश्ड कोल। सप्लाइंग वॉश्ड कोल मतलब कोल को जो है वो पहले थोड़ा सा मैकेनिकली पानी से इस तरीके से हल्का धो लिया जाता है, ताकि साफ़ कर लिया जाता है, एक्चुअली धो नहीं लिया, बोल सकते हैं साफ़ कर लिया जाता है, ताकि उसके अंदर से जो थोड़ा बहुत उसके अंदर राख या फिर मिट्टी या फिर और भी दूसरे तरीके का रॉक अगर उसके अंदर है, तो वो सब चीज़ को छाँट पाए वो लोग, और छाँट करके प्योर जो कोयला है उसको वो ट्रांसफ़र कर पाएँ, कहाँ? थर्मल पावर प्लांट्स में या फिर किसी ऐसे इंडस्ट्री के पावर प्लांट में जहाँ पे इसका काफ़ी बड़े मास में इसका यूज़ होता हो। तो ऐसे क्यों करते थे? इससे क्या होता है, अब देखिए कि कोई भी चीज़ में मिलावट है तो उसकी एफिशिएंसी तो कम होगी ना एक्चुअली में। तो मिलावट जो है उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए हम लोग ये चीज़ करते थे। दूसरा ये कि जब रोड पर वो जाता था तो उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा धूल और वो मिट्टी भी फैलता था। अगर वो वॉश्ड वाला होता उससे धूल मिट्टी थोड़ा कम फैलता था, और ये पहले से ऐसा नियम था, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो था उसके अनुसार ऐसा था कि 500 किलोमीटर से अगर ज़्यादा का वो डिलीवरी हुआ, मतलब कोल को अगर 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूर तक लेकर जाया जा रहा है तो उसको वॉश्ड कोल ही लेकर के जाया जाएगा वहाँ से, वो बिल्कुल रॉ वाला तो नहीं जाएगा। लेकिन अब जो है वो वाला नोटिफिकेशन जो आया था बीच में उसको ड्रॉप कर दिया गया है। अब ऐसा है कि ज़रूरत नहीं है कि उसको हम लोग को वॉश करने की ज़रूरत है ही, पहले जैसा था, अब उसको वैसे भी लेके जा सकता है। क्यों ऐसा आया गया, क्यों ऐसा बोला गया? तो गवर्नमेंट ने इसको क्या डिफेंड करके बोला, वो बोल रहे हैं कि 500 किलोमीटर से ज़्यादा अगर जाएगा तभी क्या सिर्फ वो डर्ट फैलाएगा, पॉल्यूशन फैलाएगा, 500 से कम में भी तो वो पॉल्यूशन फैला सकता है ना। तो जब 500 से कम में अगर आप बिना वॉशिंग वाला भी अगर आप कोल भेज दे रहे हो, तो 500 से ज़्यादा वाले में ज़रूरत क्या है भेजने का? वो तो वैसे भी सेम ही काम कर रहा है। और दूसरा बात ये कहते हैं वो लोग कि एक्चुअली एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री और ये सब जितना लोग भी है वो लोग सारे वो चाहते थे कि ये वॉश्ड वाला ही इधर से उधर चले और घूमे, क्योंकि इतने दिन से जो हम लोग थोड़ा बहुत जो हम लोग बचा पाए थे एनवायरनमेंट को, वो चीज़ को फिर से अनडन हो जाएगा, पहले जैसा ही हो जाएगा। लेकिन इसके ऊपर रैशनल क्या देते हैं, इसके ऊपर रीज़न क्या देते हैं? वो ये कहते हैं कि देखिए पानी से अगर आप कोल को भिंगा दोगे, अगर आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी देखा होगा, तो कोल को जब पानी से भिंगाए थे तो वो थोड़ा भारी हो जाता है ज़्यादा। दूसरा बात ये है कि पानी से जब भिंगा देंगे तो उसका जो कैलोरीफिक वैल्यू जो है, कोई भी चीज़ सूखा अगर जलता है तो वो ज़्यादा जलता है, उसमें से ऐश भी है वो कम निकलता है और वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से जलता है। लेकिन अगर उसको आप थोड़ा-सा गीला करके आप उसको जलाओगे या फिर, तो उसको सूखने में भी टाइम लगता है, और हो सकता है वो उतना अगर ना सूखा बिना सुखाए अगर उसको जलाया जाए तो हो सकता है थोड़ा कम भी जले, थोड़ा पावर भी ज़्यादा लगे। तो ये जो है वो हम हमारी तरफ से मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये एक दलील दिया गया है कि वॉशिंग जो है वो उतना भी ज़्यादा ज़रूरी, वो ये भी कहते हैं गवर्नमेंट जो है कि वो ये भी इसलिए भी डिसाइड की है कि हम लोग इस चीज़ को अगर हम लोग डू अवे कर पाते हैं अगर इस चीज़ को, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ इंडस्ट्री का ही नहीं फ़ायदा होगा, और एनवायरनमेंट का भी इस तरीके से फ़ायदा होगा, क्योंकि कॉस्ट भी इसमें बहुत ज़्यादा लग रहा था इस चीज़ को करने में, क्योंकि पहले वॉश करो फिर उसके बाद उसको भेजो, तो इसके लिए टेक्नोलॉजी भी जो हम लोग बाहर से मंगवाए थे। तो इन सब चीज़ों, ये 3 जो कारण हैं, कॉस्ट और फिर एनवायरनमेंट का और कैलोरीफिक वैल्यू का, ये 3 कारण की वजह से जो है गवर्नमेंट ने ये डू अवे कर लिया।
फिर वे हेड क्या हो सकता है? वे हेड यही हो सकता है कि अगर 50 गीगावाट से ज़्यादा का अगर थर्मल पावर प्लांट है, तो वहाँ पे अगर आप अनवॉश्ड लेकर के जा रहे हो, तो ये तो बात है कि उसमें मिट्टी और उसके साथ वो सारा कुछ जाएगा ही, तो उसमें जितना एमिशन होगा वो थोड़ा सा ज़्यादा एमिशन होगा, थोड़ा ज़्यादा पॉल्यूशन करेगा। तो उसके लिए हम लोग एमिशन कंट्रोल सिस्टम लगा सकते हैं आपके किसी भी पावर प्लांट के अंदर, जहाँ पे भी अनवॉश्ड और रॉ जो आपकी जो कोल है वो यूज़ हो रहा है। इसके साथ जो है कि बेनिफिट्स इसके ये हैं कि पैसे तो बचेंगे ही आपके रो कॉल के, और उसके बाद और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, जैसे कि सुपर क्रिटिकल जो टेक्नोलॉजी है पावर प्लांट्स की वो अब भी और बढ़ेगी, और जो एमिशन जो है वो अनिवार्य हो जाएगा, मतलब एमिशन कंट्रोल जो है वो अनिवार्य हो जाएगा सारे पावर प्लांट में। किसी किसी को पावर प्लांट में अभी वो लोग नहीं भी चलाते हैं, तो जिस वजह से अगर ये चीज़ लागू हो जाए तो एनिमेशन वाले जो टेक्नोलॉजी है वो हर एक पावर प्लांट में लग पाएगा। नेक्स्ट आर्टिकल है आपका रिजर्वेशन के ऊपर, कि फंडामेंटल राइट्स एक आपका फंडामेंटल राइट नहीं है रिजर्वेशन। अगर कोई एस टी एस सी ओ बी सी के लिए अगर जॉब के लिए एजुकेशन संस्था के लिए अगर वो ऐसा रिट जारी करता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले एक केस में कहा कि ये आपका फंडामेंटल राइट नहीं है कि आप रिजर्वेशन मांगने आओ। हुआ क्या था? कंटेक्स्ट क्या है? कंटेक्स्ट ये है, कोर्ट के अंदर तमिलनाडु सरकार से कुछ पॉलिटिशियंस ने ऐसा मिल करके ओबीसी के लिए 50% रिजर्वेशन की मांग की थी, नीट सीट्स के लिए। नीट का एग्ज़ाम जो होता है आपको पता होगा, डेंटल कॉलेज और मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के लिए नीट का एग्ज़ाम होता है। उसके अंदर उन्होंने रिट पिटीशन दाखिल किया था, आर्टिकल 32 जो कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, आपको पता होगा। सुप्रीम कोर्ट जो है आर्टिकल 32 फॉलो करता है, और अगर हाई कोर्ट है तो वो आर्टिकल 226 के ऊपर वो मतलब वो उस पे काम करता है। तो उसके अंतर्गत जो कोर्ट ने उस चीज़ को देखा, दलील उनकी सुनी, तो पेटिशनर की आर्गुमेंट भी सुना उन्होंने। तो वो ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की, देखिए, बैकवर्ड क्लासेस और एसटी-एससी के लिए हमने ये प्रावधान तो बनाया है, लेकिन ये प्रावधान कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारे हमको ये देना ही देना है। ये एक ऑप्शनल है। आर्टिकल 15 4 क्लॉज़ 4 और आर्टिकल 16 क्लॉज़ 4 ये स्टेट को इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए प्रोविज़न्स ये देता है, ताकि जो गवर्नमेंट है बैकवर्ड क्लासेस जो हैं, जितने भी जो लोअर तबके के लोग हैं, उन सबको उठा पाए। लेकिन ये आप ऐसा नहीं कह सकते, और आर्टिकल 16 4 ए जो है वो आपको रिजर्वेशन देता है एसटी-एससी के प्रमोशन के लिए, वो उसको इम्प्लीमेंट करवाता है। इंदिरा साहनी केस भी जो हुआ था 1992 में, उसने अपर लिमिट लगाया था कि 50% से ज़्यादा जो है हम लोग किसी को भी नहीं दे सकते हैं आपको रिजर्वेशन। जो ये जो आपने अभी माँगा था, अभी जो जिसके लिए रिट फाइल किया उन्होंने, तो 50% वो माँग रहे हैं ओबीसी के लिए, उसके बाद एसटी-एससी, मतलब वो 50% वाले से तो बढ़ जाएगा ना। तो उसके बाद अभी कुछ दिन पहले ये भी आ गया है, आपका ईडब्ल्यूएस वाला भी रूल आ गया है, जो 10% जो है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से जनरल कैटेगरी में जो लोअर तबके के लोग हैं, इकोनॉमिकली वीक लोग हैं, उनको 10% रिजर्वेशन मिल रहा है। मतलब सोचिए कि जो सिर्फ जो क्रीमी लेयर बच गए आपके जनरल कैटेगरी में, उनके लिए मिला जुला के बहुत कम बच जाएगा परसेंटेज। तो जिस वजह से जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल नकारते हुए कहा है कि ये आपका एक्चुअली में कोई राइट नहीं है। ये पूरा मामला उठा कहाँ था? वो पूरा मामला जो उठा था कि डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो है, उन्होंने ये मना कर दिया था कि तमिलनाडु का ऐसा कोई एक एक्ट है, रिजर्वेशन ऑफ सीट इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड ऑफ अपॉइंटमेंट और पोस्ट इन सर्विसेज अंडर द स्टेट एक्ट 1993। तो इसके तहत उन्होंने 50% रिजर्वेशन जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और ऑल इंडिया कोटा अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए, मेडिकल जितना भी मेडिकल और आपके डेंटल इंस्टीट्यूट्स है तमिलनाडु में, उनको देने के लिए उन्होंने बात कही थी। 27% रिजर्वेशन जो है ओबीसी कैंडिडेट के लिए, वो ऑल इंडिया कोटा तो है ही, जो कि हर एक स्टेट के लिए मान्य था। तो इसमें कुछ लॉज जो है वो एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ने। तो जिस वजह से यहाँ के जो पॉलिटिशियंस हैं वो जाके रिट पिटिशन भर करके आए। अब हम लोग देख लेते हैं रिट जुरिसडिक्शन होता क्या है एक्चुअली में। सुप्रीम कोर्ट जो है वो आर्टिकल 32 पे काम करता है, हाई कोर्ट जो है वो आर्टिकल 226 पे काम करता है। सुप्रीम कोर्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट के ऊपर काम कर सकता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वो फंडामेंटल राइट और ऑर्डिनरी लीगल राइट के ऊपर भी काम कर सकता है।
आर्टिकल 32 जो है वो सस्पेंड हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है बिल्कुल। नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट जो है वो ऐसा आदेश दे सकते हैं कि आप आर्टिकल 32 जो है हमारा वो सस्पेंड हो चुका है। लेकिन वो कब दे सकते हैं? पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे, अंडर आर्टिकल 359। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो बिल्कुल ही आर्टिकल 32 जो है वो हमारे संविधान से हटा दिया जा सकता है, क्योंकि वो बेसिक स्ट्रक्चर का एक मायने है, तो जिस वजह से उसको अमेंड नहीं किया जा सकता है या फिर उसको बिल्कुल ही हटा नहीं सकते हैं, लेकिन कुछ दिन के लिए आप सस्पेंड कर सकते हैं। इंदिरा साहनी केस के बारे में हमने भी डिस्कस किया कि वो उस समय आया था जब 9 जज की बेंच बैठी थी और मंडल कमीशन की 27% बैकवर्ड कोटा वाला जो सीन था उसको ऐसा कह दिया था कि बीच में ये 50% ज़्यादा बढ़ गया था एक्चुअली। तो फिर उसके बाद वो उन्होंने एक ये केस लड़ा और फिर उसके बाद ये जो कैप लग गया एक आपका रिजर्वेशन के ऊपर कि कितना भी कोई भी आपका रिजर्वेशन आ जाए, एस टी एस सी रिजर्वेशन आ जाए, ई डब्ल्यू एस आ जाए, ओ बी सी आ जाए, कोई सा भी 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नीट एग्ज़ाम का क्या है? नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, फुल फॉर्म आप जान जाओ। अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए ये टेस्ट होता है, ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट होता है। इसके अंदर जो भी अंडर ग्रेजुएट मेडिकल स्कूल में, डेंटल कॉलेजेस में पढ़ना चाहते हैं, गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस में, या फिर आजकल प्राइवेट कॉलेजेस बिल तो लेते ही हैं, उसके साथ और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं उसके जैसे कोचिंग संस्था में आपको फ्री में पढ़ाने को मिल जाता है, मतलब अच्छे सैलरी में। तो वो उस वजह से ये सब एग्ज़ाम जो है, खैर बहरहाल एग्ज़ाम जोक्स अपार्ट, ये एग्ज़ाम जो है नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट हो जाता है आज की खबर के अनुसार। तो थैंक यू, आज के लिए इतना ही था। नेक्स्ट अभी एडिटोरियल हम थोड़ा देर में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।